नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में अजब गजब सियासत हो रही है। अब बंगाल में 300 बीजेपी कार्यकर्ताओं को गंगा जल छिड़कने के बाद वापस टीएमसी में शामिल किया गया है। गंगा जल छिड़कने को लेकर टीएमसी नेताओं ने कहा कि इसके पीछे वजह उनके दूषित हो चुके दिमाग को साफ करना था, यानी शुद्ध करना था। ये घटना शुक्रवार की है, जब वीरभूमि में बानाग्राम में टीएमसी ऑफिस के सामने करीब 300 बीजेपी समर्थक भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिसके बाद उनको पार्टी में शामिल किया गया। गुजरात कैडर के पूर्व आईएएस अफसर अरविंद कुमार शर्मा को उत्तर प्रदेश बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। शर्मा इस साल जनवरी में बीजेपी में शामिल हुए थे और उन्हें हाथों हाथ एमएलसी बना दिया गया था। तब ये चर्चा जोर शोर से उठी थी कि शर्मा को योगी कैबिनेट में न सिर्फ शामिल किया जाएगा बल्कि वह डिप्टी सीएम भी बनेंगे। लेकिन इतने महीने गुजर जाने के बाद शर्मा को सरकार नहीं, संगठन में जगह दी गई है। बता दें, शर्मा जब बीजेपी में शामिल हुए थे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गैर मौजूदगी राजनीतिक विश्लेषकों को बहुत अखरी थी। तब ये चर्चा भी जोर शोर से हुई थी कि अरविंद कुमार शर्मा ने योगी आदित्यनाथ से मिलने का समय मांगा था, लेकिन योगी ने उन्हें 3 दिन तक वक्त नहीं दिया था। कांग्रेस से बीजेपी में आए जितिन प्रसाद ने आज सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुलाकात की वजह तो नहीं बताई गई, बीजेपी की ओर से इसको एक शिष्टाचार भेंट बताया गया। हालांकि यूपी चुनाव से यूपी बीजेपी में बदलाव की अटकलें लगाई जा रही हैं, तो जितिन प्रसाद को भी कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्रीय दलों के नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद पहली बार इस तरह की बैठक बुलाई गई है। पीडीपी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने द इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में इस बात की तस्दीक की है कि 24 जून को होने वाली बैठक के लिए उन्हें नई दिल्ली से फोन आया है। इस तरह की अटकलें हैं कि केंद्र सरकार राज्य के अंदर चुनावी प्रक्रिया को शुरू कर सकती है और आने वाले कुछ महीनों में राज्य में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। महाकुंभ में कोरोना की फर्जी टेस्टिंग के मामले में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में जांच के दौरान पता चला है कि एक अनजान एजेंसी को टेस्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया था। इसका नाम मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज है और शुरुआत में इसे हरिद्वार के जिला स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट देने से इनकार कर दिया था। इसके पीछे वजह यह थी कि इसे इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी ICMR से मान्यता नहीं मिली है। लेकिन अचानक ही से कुंभ मेले के स्वास्थ्य प्रशासन ने इस काम के लिए चुन लिया। अब फर्जी टेस्टिंग के बाद इस मामले में जांच के लिए SIT गठित कर दी गई है। कुंभ मेले के दौरान कोरोना की फर्जी टेस्टिंग के मामले में उत्तराखंड बीजेपी के 2 बड़े नेता आमने सामने हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के इस बयान पर कि फर्जी टेस्टिंग का मामला उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने से पहले का है, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन्हें जवाब दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है, इस मामले की जाँच हाईकोर्ट के किसी वर्तमान जज से कराई जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना की फर्जी रिपोर्ट बनाने के आरोपों की जांच होनी चाहिए और जो लोग इसमें शामिल रहे हैं उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बता दें, त्रिवेंद्र सिंह रावत को 4 महीने पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया गया था और उनकी जगह पर तीरथ सिंह रावत को बैठाया गया था। तब से इन दोनों नेताओं के बीच तल्खियां बरकरार हैं। जिस बात की अटकलें लगाई जा रही थी वैसा ही होता दिख रहा है। एलजेपी में हुए टूट के वक्त से ही यह माना जा रहा है कि बागी गुट के नेता पशुपति पारस को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है और अब इस बारे में खुद पारस ने ही संकेत दिए हैं। एलजेपी के सांसद पशुपति पारस ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा है कि जिस दिन वे मंत्री बन जाएंगे, संसदीय दल के नेता के पद से इस्तीफा देकर अपने किसी दूसरे साथी को नेता बनाएंगे। इससे उन अटकलों को बल मिला है जिनके अनुसार पारस की बीजेपी आलाकमान से डील होने का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वह इस महीने के अंत में केंद्रीय कैबिनेट के संभावित विस्तार का हिस्सा हो सकते हैं। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर धावक मिल्खा सिंह का निधन हो गया है। शुक्रवार रात को उन्होंने चंडीगढ़ PGI में अंतिम सांस ली। 91 साल के मिल्खा सिंह पिछले महीने कोरोना से संक्रमित हुए थे। 5 दिन पहले ही उनकी पत्नी निर्मल कौर ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। निर्मल कौर को भी कोरोना हुआ था। मिल्खा सिंह की 3 बेटियां और एक बेटा है। दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले मिल्खा सिंह के दुनिया से चले जाने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम आला शख्सियतों ने दुख जताया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित पारस अस्पताल को क्लीन चिट मिल गई है। इस अस्पताल में बीती 27 अप्रैल को ऑक्सीजन को रोकने की मॉक ड्रिल हुई थी। इसमें मरीजों को दी जा रही ऑक्सीजन को 5 मिनट के लिए रोका गया था। इस घटना के सामने आने के बाद इस हरकत को मौत की मॉक ड्रिल कहा गया था और उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए कमेटी कायम की थी।
कमेटी ने रिपोर्ट में कहा है कि उस दिन 16 लोगों की मौत हुई थी। इनमें से किसी की भी मौत उस मॉक ड्रिल की वजह से नहीं हुई। कमेटी ने कहा है कि इन सभी लोगों की हालत गंभीर थी और इनमें से 14 लोग कई अन्य बीमारियों से भी पीड़ित थे, जबकि बाकी 2 मरीजों को छाती में संक्रमण की दिक्कत थी। बता दें, अस्पताल की ऑक्सीजन रोकने की मॉक ड्रिल के वायरल वीडियो मामले में 22 मरीजों की मौत के आरोप लगे थे। कोरोना संक्रमण की जिस तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, उसको लेकर अब एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने ही कह दिया है, ये तो आएगी ही, यानी तीसरी लहर को टाला नहीं जा सकता है। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि 6 से 8 हफ्ते में ये आ सकती है। डॉक्टर गुलेरिया ने एनडीटीवी से कहा कि जैसा कि हमने अनलॉक करना शुरू कर दिया है, फिर से कोरोना प्रोटोकॉल की पालन में कमी है। उन्होंने कहा कि पहली और दूसरी लहर के बीच जो हुआ, उससे हमने सीखा नहीं है। फिर से भीड़ बढ़ रही है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर मामलों की संख्या बढ़ने में कुछ समय लगेगा। तीसरी लहर अपरिहार्य है और ये अगले 6 से 8 सप्ताह के भीतर देश में प्रवेश कर सकती है। डॉक्टर गुलेरिया ने कोरोना की तीसरी लहर के लिए कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़े जाने के अलावा 2 और प्रमुख कारणों को बताया। वो है डेल्टा प्लस वेरिएंट और अपर्याप्त टीकाकरण। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद लोग एक बार फिर से भीड़ लगाने लगे हैं, कोविड नियमों का उल्लंघन करने लगे हैं। इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि ऐसे तो तीसरी लहर तेजी से आएगी। इस बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आगाह किया है कि वो कोरोना को लेकर निश्चिंत न हो जाएं। साथ ही संबंधित प्रशासन को कहा है कि कोविड-19 मामलों में वृद्धि की निगरानी करें। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आने के बाद पहली बार तेलंगाना ने लॉकडाउन को पूरी तरह से हटाने की घोषणा की है। इसका मतलब है कि कोरोना को लेकर राज्य में लगाई गई अब सभी पाबंदियां हटा ली गई हैं। सरकार ने सभी विभागों को इसके लिए निर्देश दिया है और सभी दफ्तरों को खोलने के लिए कहा है। वैसे मई के आखिर से ही देश के कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन तेलंगाना में इसे पूरी तरह हटा दिया गया है। ईरान में राष्ट्रपति के चुनाव में कट्टरपंथी शिया मौलवी और सुप्रीम कोर्ट प्रमुख इब्राहिम राइसी बढ़त बनाए हुए हैं। आंतरिक मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार ईरान में 59 मिलियन मतदाताओं में से 28 मिलियन मतदाताओं ने वोट किया, जिसमें से राइसी को अब तक 17.8 मिलियन वोट मिले हैं। वहीं राइसी की प्रतिद्वंदी केंद्रीय बैंक के पूर्व गवर्नर अब्दुल नासिर हेमाती ने उनको बधाई दी है। हेमाती ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी के नेतृत्व में राइसी का प्रशासन इस्लामिक गणराज्य को गौरवान्वित करेगा और देश की भलाई और कल्याण सुनिश्चित करेगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।